हरिधन जेठ की तपती दोपहरी में ओख के खेतों को पानी देकर आंगन में आकर सुस्ताने लगा। घर के भीतर से धुएं का गुब्बार उठता दिखा और छन छन की आवाज कानों में पड़ी। थोड़ी ही देर में उसके दोनों साले आए और घर में चले गए। उनके बेटे भी उसी तरह अंदर घुस गए, पर हरिधन जैसे बंद सा गया, भीतर जाने का साहस नहीं कर पाया। पिछले 1 महीने से उसे यहाँ जैसा तिरस्कार झेलना पड़ा और खासकर कल की कटु बातें उसके पांवों में बेड़ियां बनकर जकड़ गई थी। कल उसकी सास ने ही तो कह दिया था, मेरा मन तुमसे भर चुका है, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूं? लेकिन उससे भी ज्यादा कचोट उसकी पत्नी की बेरुखी ने दी थी। वह सब सुनती रही, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा, अम्मा आप इन्हें क्यों अपमानित कर रही है? शायद वह मेरी इस हालत पर मन ही मन खुश हो रही थी। अब इस घर में जाकर क्या होगा? क्या फिर से अपमानित होने के लिए 10 साल इसी घर में रहते बीत गए हैं, लेकिन अब ये हाल है। मैं कोई काम में कमी नहीं करता, दोनों साले चैन से सोते रहते हैं और मैं मवेशियों को चारा पानी देने में लगा रहता हूँ। जब सब आराम से चिलम पीते हैं, मैं आंखें मूंद कर काम में जुटा रहता हूँ। शाम को घर के लोग गाने बजाने में मस्त हो जाते हैं और मैं आधी रात तक गाय भैंसों को दुहता हूँ। फिर भी मेरा हाल ये है कि खाने को पूछने वाला भी कोई नहीं, उल्टा ताने और गालियां ही मिलती है। तभी उसकी पत्नी गुमानी हाथ में डोल लेकर आई और बोली, जरा कुएं से पानी खींच दो, घर में एक बूंद भी नहीं है। हरिधन ने बिना कुछ कहे डोल उठाया और पानी भर लाया। भूख से उसकी आंतें ऐंठ रही थी। सोचा कि अब पत्नी खाने के लिए बुलाने आएगी, लेकिन वह डोल लेकर अंदर गई और जैसे उसी में खो गई। थका हारा हरिधन वहीं जमीन पर लेट गया और भूख से व्याकुल होकर सो गया। अचानक गुमानी ने आकर उसे झिंझोड़ा। हरिधन ने लेटे लेटे ही झल्लाकर कहा, अब क्या है, सोने भी नहीं दोगी या फिर से पानी चाहिए? गुमानी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, गुर्राते क्यों हो, खाने के लिए बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले और उनके बेटे खाना खाकर उठ चुके थे। उसकी आत्मा में आग लग गई। क्या अब मेरा यही हाल रह गया है कि इनके साथ भी नहीं बैठ सकता? क्या मैं इनकी झूठी थाली चाटने के लायक हूँ? क्या मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है? यही तो वह घर है जहाँ 10 साल पहले उसका सम्मान हुआ करता था। हरिधन के दोनों साले तो जैसे उसके गुलाम थे और उसकी सास दिन रात उसका मुंह जोहती रहती थी। उसकी पत्नी पूजा पाठ में मग्न रहती। तब उसके पास खूब पैसे और जमीन थी। अब तो हालात बदल गए थे। सारी संपत्ति तो इन्हीं लोगों ने बर्बाद कर दी थी। अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। एक क्षण के लिए हरिधन के दिल में आग सी भड़क उठी कि बस अंदर जाकर सास और साली दोनों को लताड़े, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। लेटे लेटे ही बड़बड़ाया, मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। गुमानी तुनक कर बोली, नहीं खाओगे तो मेरी बला से, खाओ या न खाओ, जाएगा तो तुम्हारे पेट में ही, मेरे पेट में थोड़े ही जाएगा। हरिधन का गुस्सा धीरे धीरे आंसू बनकर बहने लगा। यही वो पत्नी है जिसके लिए उसने अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अब ये सब लोग उसे यूं ही बेवकूफ बनाकर निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहां जाए, क्या करे? थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और कटाक्ष करते हुए बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते, किसके लिए नाराज हो? यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने का किसी के पास वक्त नहीं है। जो दिया वह खा लो, वरना मत खाओ। तुम्हारी जिंदगी का ठेका थोड़े ही ले रखा है हमने। हरिधन गहरी पीड़ा से बोला, हाँ अम्मा, मेरी ही गलती थी कि मैं समझ बैठा था कि तुम मेरा ध्यान रखोगी। अब मेरे पास ऐसा क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब पैसे थे तब सबका प्यार था, अब तो गरीब हूँ, तुम क्यों पूछोगी? उसकी सास ताने मारते हुए मुंह फुलाकर अंदर चली गई। बच्चों के लिए पिता बस एक फालतू चीज है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मिठाई। मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, पर एक दिन भी पेट भर भोजन न मिले तो देखो कैसा कोहराम मचता है। पिता की मौजूदगी सुबह शाम कभी कभार ही दिखती है। वह बच्चे को गोद में उठाकर खेला देता है, गोदी में लेता है, उंगली पकड़कर घुमाता है, और यही उसके कर्तव्यों की समाप्ति है। परदेश चला जाए तो बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, मगर माँ ही उनके सब कुछ है। बच्चे एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकते। पिता कोई भी हो चलेगा, बस बच्चे को उछालने वाला होना चाहिए। लेकिन माँ तो वही चाहिए जो अपनी हो, अपनी पहचान, अपना प्यार। हरिधन की माँ को गुजरे हुए आज 10 साल बीत गए थे।
तब उसका विवाह हो चुका था, पर आज भी वह अपने दिल में माँ के प्यार की कमी महसूस करता था। हरिधन अभी 16 साल का ही बालक था, लेकिन माँ के गुजरते ही उसे एहसास हुआ कि वो कितना बेसहारा है। घर पर उसका जैसे कोई अधिकार ही नहीं रह गया था। बहनें शादीशुदा थी और भाई का तो नामो निशान नहीं था। बेचारा घर में अकेले जाने से भी कतराता था। माँ के लिए आंसू बहाता था, लेकिन उसी की परछाई से भी डरता। उस कोठरी की ओर तो आंख उठाकर देखना भी कठिन था, जहां माँ ने अंतिम सांस ली थी। घर में केवल एक बुआ थी जो हरिधन पर दिल से दुलार बरसाती थी। अब हरिधन को दूध भरपेट मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उस पर अतिरिक्त स्नेह लुटाते। उसके लिए अलग से एक गाय मंगवाई, कभी कभी खर्चे के लिए पैसे भी देते। मगर ये सब मलहम उस घाव को भर नहीं पा रहे थे जो माँ के जाने से उसकी आत्मा पर लगा था। माँ की डांट टपट में जो अपनापन था, वो इस दिखावटी प्यार में कहा। माँ से मांग कर, तकरार करके कुछ हासिल करने का जो मजा था, वो इन बिना माने मिलने वाली चीजों में नहीं था। पहले जब स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता, झगड़ झगड़ कर खाता था। अब तो जैसे उसे अच्छे से अच्छा खाना भी फीका लगता था। 1 साल तक वह इसी स्थिति में जीता रहा। फिर उसकी दुनिया ही बदल गई। घर में एक नई महिला आई, जिसे लोग उसकी माँ कहने लगे। वह महिला उसके छोटे से संसार पर एक काली घटा की तरह छा गई। हरिधन का मन उससे कभी नहीं जुड़ा। उसने उससे कभी बात तक नहीं की। एक दिन अचानक घर छोड़कर ससुराल चला गया। बाप ने कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके जीते जी हरिधन उस घर में कदम नहीं रख सका। जब पिता के देहांत की खबर आई, तो मन में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसकी आंखों में आंसू की एक भी बूंद नहीं थी। ससुराल में आकर हरिधन को मानो फिर से माँ का स्नेह मिला। उसकी सास ने उसके जीवन के सूनेपन को अनगिनत खुशियों से भर दिया। सालियों की शरारत, सास का ममता भरा दुलार, सालों की नोकझोंक और पत्नी के प्रेम में उसे जैसे सब कुछ मिल गया। सास कहती, बेटा इस घर को अपना ही समझो, तुम ही तो मेरी आंखों के तारे हो। वह अपने लड़कों और बहुओं की शिकायतें भी उसी से करती। हरिधन के मन में यह विश्वास था कि सास उसे अपने बेटों से भी ज्यादा मानती है। बाप के देहांत के बाद वह अपने हिस्से की जमीन को रुपयों में बदलकर फिर से अपने ससुराल लौट आया। अब हरिधन का मान सम्मान 2 गुना बढ़ गया था। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में समर्पित कर मानो अपने जीवन को कोई नई दिशा दे दी थी। पहले कभी कभी उसे अपने पुराने घर की याद आ जाती थी, लेकिन अब जैसे उस बीते दौर का ख्याल तक न आता था। जैसे वह जीवन का कोई भयावह अध्याय हो, जिसे भुला देना ही उसके लिए बेहतर हो। वह सबसे पहले जागता और सबसे ज्यादा परिश्रम करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। उसके ससुर को किस्मत वाला मानते कि ऐसा कर्मठ दामाद मिल गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसके मान सम्मान में गिरावट आने लगी। पहले देवता के समान पूज्य था, फिर घर का हिस्सा बना, और अब स्थिति यह आ गई थी कि उसे घर के नौकर से अधिक कुछ नहीं समझा जाता। रोटियों पर भी बंदिशें लगने लगी और अपमान का सामना होने लगा। अगर ऐसा होता कि पूरे घर के लोग भूखे हों और उसे भी भूखा रहना पड़े, तो शायद उसे कोई शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता कि सब लोग चैन से पेट भर रहे हैं और उसी को धुंधकारा जा रहा है, तो उसका दिल एक लंबी ठंडी आह भर उठता। अभी उसकी उम्र 25 साल की ही तो थी। इतने साल इस घर में कैसे काटेगा? और सबसे कठिन बात तो ये थी कि उसकी अपनी पत्नी ने भी उससे मुंह फेर लिया। हरिधन भूख प्यास से त्रस्त होकर चिंता में डूबा हुआ था, और उधर सास दोनों सालों और उसकी पत्नी गुमाने के बीच बातें हो रही थी। बड़े साले ने कहा, हमारे बराबर का बनता है। ये नहीं समझता कि किसी ने इसकी पूरी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में 2-3 हजार तो खा ही गया होगा। छोटे साले ने कहा, मजदूर होता तो आदमी डांट भी लेता, दपट भी लेता, पर इस पर तो कुछ कहने का भी असर नहीं होता। कब इससे छुटकारा मिलेगा भगवान जाने। इन्हें लगता है कि उन्होंने हमें 2000 रुपए दिए हैं। अरे वो तो कब के खर्च हो गए, दिन भर का खर्चा ही 1.25 सेर होता है। सास ने गंभीरता से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माँ के सिर से जो निकालते हुए सुलगते हुए दिल से बोली, निकम्मे आदमी को खाना ही काम रह गया है। बड़ा साला बोला,
खाने की कोई बात नहीं है, जितनी भूख हो उतना खाओ, लेकिन कुछ तो घर में योगदान करना चाहिए। ये नहीं समझता कि कोई भी मेहमान बनकर हमेशा के लिए घर में नहीं रह सकता। छोटा साला बोला, मैं तो एक दिन कह ही दूंगा, अब अपना रास्ता लो, यहाँ तुम्हारा कर्जा नहीं खाया है। घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर गुमानी अपने पति से मन ही मन खींचने लगी थी। उसे लगता अगर उसका पति कुछ कमाकर लाता तो इस घर में उसका कितना सम्मान होता, वह भी इस घर में रानी बनकर रहती। कहीं बाहर जाकर कमाने की तो उसे जैसे नानी ही मरती थी। गुमानी की सोच आज भी मासूमियत से भरी थी। खुद का कोई ठौर ठिकाना न था, वही घर उसका सब कुछ था। वो भी उन्हीं आंखों से हालात को देखती जैसे घर के लोग देखते थे। सही भी है, क्या 2000 रुपए में किसी की जिंदगी खरीदी जा सकती है? 10 सालों में 2000 रुपया कुछ भी तो नहीं, सालाना बस 200 रुपये ही हुए। क्या 2 लोग साल में 200 भी नहीं खाएंगे? और ऊपर से कपड़े लत्ते, दूध घी का खर्च। 10 बरस हो गए, इनसे एक पीतल की अंगूठी भी न बनी। घर छोड़कर जाने में इन्हें जान छूटती है। सोचते हैं कि जैसे पहले इज्जत थी वैसी ही अब भी रहेगी, पर वक्त बदल गया है। नई बहू जब पहली बार ससुराल आती है तब कितना मान मिलता है। डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, आस पड़ोस की औरतें मुंह देखने आती हैं और नेक देती हैं। महीनों तक खास खुराक, खास पहनावा मिलता है, कोई काम नहीं लिया जाता, पर 6 महीने बाद घर का ही हिस्सा बनकर रह जाती है। हरिधन के साथ भी वही हाल हो रहा है। अगर कहो कि मैं मेहनत करता हूँ तो ये बड़ी भूल है। मजदूर अलग चीज है, उसे डांट फटकार मिलती है, जब चाहे हटा दिया जाता है और उस पर जोर से काम लिया जाता है। लेकिन यहाँ जब मन में आया कुछ काम कर लिया, बाकी समय पड़े सोते रहे। उधर हरिधन भी अंदर ही अंदर भून रहा था। इतने में दोनों साले बाहर आए। बड़े साहब ने व्यंग्य में कहा, भैया उठो, दिन आधा ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। हरिधन झट से उठ खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे मूर्ख समझ रखा है? दोनों साले हैरान रह गए। ये वही आदमी था जिसने कभी मुंह तक नहीं खोला था, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधकर खड़ा रहता था। आज अचानक इतने आत्मसम्मान के साथ बोल रहा था। ये देखकर दोनों चौंक गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हरिधन ने देखा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो उसने और भी तीखे लहजे में कहा, मेरी भी आंखें हैं, न अंधा हूं न बहरा, सीना फाड़कर काम करूं और उस पर भी जानवर समझा जाऊं, ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी ताव में आ गए। तुम्हें यहाँ किसी ने बांध तो नहीं रखा है? हरिधन इस बार बिल्कुल चुप रह गया, जवाब ही नहीं सूझा। बड़ा साला फिर उसी तेवर में बोला, अगर तुम ये सोचते हो कि हमेशा मेहमान बने रहोगे और तुम्हारी वही इज्जत होती रहेगी तो ये हमारे बस की बात नहीं। हरिधन ने आंखें रगधाते हुए कहा, क्या मैं तुम सबसे कम काम करता हूँ? बड़े साले ने शांत स्वर में कहा, किसने कहा ऐसा? हरिधन का गुस्सा उबाल खा गया। तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा रहे? बड़ा साला हंसते हुए बोला, खाने तुम खुद नहीं गए, क्या कोई मुंह में निवाला डाल देता? हरिधन ने होठ चबाते हुए जवाब दिया, मैं खुद नहीं गया, तुम्हें शर्म नहीं आई यह कहते हुए? बहन ने तुम्हें बुलाया भी नहीं था क्या? हरिधन की आंखों में गुस्से की लाली आ गई, दांत पीस कर रह गया। इतने में छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने खुद कह दिया था कि भूख नहीं है, तो क्या करती वो? बात सुनकर सास भी दौड़ी चली आई। वो बोली, कितनी बार बुलाकर हार गई, जब कोई उठे ही ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने गुस्से में पगे स्वर में कहा, क्या मैं तुम्हारे बेटों का जूठन खाने लायक हूं? क्या मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खा पी कर मेरे सामने सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? सास ने तीखी आवाज में कहा, तो क्या तुम मेरे बेटों के बराबर हो? इस एक वाक्य ने हरिधन को तोड़कर रख दिया। उसके चेहरे की कठोरता पिघलने लगी, आंखों की लालिमा फीकी पड़ गई और नथुने थम गए। उसकी आत्मा पर यह शब्द घाव करते चले गए, क्या तुम मेरे बेटों के बराबर हो? ये शब्द उसके सीने में एक तीर की तरह धंस गए, जो न टूटता था न बाहर निकलता। घर वालों ने खाना खा लिया, लेकिन हरिधन वैसे ही बैठा रहा। सबने मनाने की कोशिश की, सास ने, साले ने, ससुर ने, लेकिन वह टस से मस न हुआ। अंततः
वो उठकर चुपचाप एक टाट उठा लाया और उसे कुएं के पास बिछाकर लेट गया। रात का गहरा सन्नाटा हर तरफ पसरा था। आसमान में चमकते सितारे मानो बच्चों की तरह खेल कूद में लगे थे। कोई इधर भागता, कोई उधर छिप जाता। कभी कभी कोई सितारा अचानक पलक झपकते ही आकाश का फासला तय कर न जाने कहां गुम हो जाता। हरिधन को अपना बचपन याद आने लगा। वो छोटे से घर का अहाता, वो आम का बाग जहां वह केरी चुराने जाता था, वह खुला मैदान जहां कबड्डी खेलता था, सब यादों में तैरने लगे। हरिधन की आंखों के सामने एकदम से अपनी माँ का स्नेह भरा चेहरा आ खड़ा हुआ। उन आंखों में करुणा और ममता का सागर था, जैसे उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हो और वो उसे अपनी गोद में भर लेने के लिए बाहें फैलाए उसकी ओर बढ़ रही हो। वह इस भावनाओं के उन्माद में खो गया, जैसे माँ ने उसे सीने से लगा लिया हो और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हिम्मत दे रही हो। ये सोचते ही उसका मन उमड़ पड़ा और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी भावावेश में उसके मुंह से निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतनी दूर क्यों कर दिया? देखो तुम्हारे बेटे की क्या हालत हो गई है। या तो कोई पानी भी पूछने वाला नहीं है? क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं? इतने में गुमानी की आवाज ने उसे इस स्वप्न लोक से बाहर लापटका। क्या सो गए? इतनी भी क्या राक्षसी नींद? चलो जाकर खाना क्यों नहीं खा लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन एक झटके में इस कल्पना की दुनिया से हकीकत में लौट आया। वही कुएं की जगत, वही फटा हुआ टाट और सामने गुमानी खड़ी थी। उसकी बात सुनकर हरिधन तलवार जैसे तेज स्वर में बोला, अरे तो तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है। गुमानी ने उलाहना देते हुए कहा, तो कितने दिन ऐसे ही बिना खाए बैठे रहोगे? हरिधन ने दृढ़ता से कहा, अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? उसके इन दृढ़ शब्दों को सुनकर गुमानी सहम गई। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने जैसे नशे में कहा, इससे तुम्हें क्या लेना? चलोगी या नहीं? बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। गुमानी ने न मानते हुए पूछा, क्यों नहीं बता रहे कि कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने फिर वही सवाल दोहराया, तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? गुमानी ने साफ कहा, जब तक बताओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हरिधन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो साफ हो गया, तू जाना ही नहीं चाहती। मुझे इतना ही जानना था, नहीं तो अब तक आधा रास्ता तय कर चुका होता। ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे अपने गांव की ओर चल पड़ा। गुमानी पीछे पुकारती रही, सुनो सुनो, लेकिन हरिधन ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। हरिधन ने 30 मील की दूरी 5 घंटों में तय कर ली। जब वह गांव के पास की आम की बगिया में पहुंचा तो उसकी आत्मा मातृभूमि के आशीर्वाद में नहा उठी। उन पेड़ों को देखकर उसके दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। जब मंदिर का सुनहरा कलश दिखा तो वह इस तरह दौड़ा मानो एक ही छलांग में वहां पहुंच जाएगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी माँ बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही है। जब वह उस आमों के बाग में पहुंचा जहां हर शाख पर बैठकर उसे हाथी की सवारी का सुख महसूस होता था, जहाँ के कच्चे बेरों और लिसोड़ों में एक दिव्य रस समाया हुआ था, तो उसने जमीन पर बैठकर सिर झुका लिया और आंसू बहाने लगा, मानो अपनी माँ को अपने दुख की कथा कह रहा हो। वहां की हवा में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट स्वरूपिणी माँ की ममता घुली मिली थी। वहां की भूमि माँ के पद चिन्हों से पवित्र जान पड़ती थी और माँ के स्नेह भरे शब्द जैसे आज भी हवा में गूंज रहे हों। उस वायु और उस आकाश में कोई अनजान सी संजीवनी छिपी हुई थी, जिसने उसके शोक से व्याकुल हृदय को फिर से बचपन की उमंगों से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और आमों को तोड़कर चाव से खाने लगा। अब सास के कठोर शब्द, पत्नी का वह निर्दय अपमान, सब कुछ जैसे धुंधला हो गया था। पैरों में फफूले पड़ गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे सब भूल गया। अचानक रखवाले की आवाज आई, अरे कौन है रे जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है? उतर नीचे, नहीं तो पत्थर मारकर ऐसा गिराऊंगा कि यहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी बकी। इन गालियों में हरिधन को इस वक्त अनोखा आनंद मिल रहा था। वह जालियों में छुप गया, 2-4 आम काट कर नीचे गिराए और जोर से ठहाका लगाया। ऐसी हंसी उसने बहुत समय से न हंसी थी। रखवाले को उसकी हंसी जानी पहचाने लगी। लेकिन हरिधन यहाँ कहाँ हो सकता है? वह तो ससुराल की रोटियां खा रहा है।
कितना हंसमुख, कितना शरारती हुआ करता था। न जाने बेचारे का अब क्या हाल है। पेड़ से तालाब में कूदने वाला हरिधन, अब गांव में ऐसा कौन है? डांटते हुए उसने कहा, वहां से हंसी चिठोली करोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा। सीधा उतर आओ। तभी एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाते हुए वह बोला, कौन शैतान है ये? मानता नहीं। ठहर, अब आकर तेरी खबर लेता हूं। रखवाले ने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदर की तरफ फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचा तो देखा हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। हैरान होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के दोस्त वहीं गले मिले। कब आए यहाँ? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी नसीब नहीं होते? हरिधन ने हंसते हुए कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में कहाँ मिलेगा। गांव का क्या हाल है? मंगरू बोला, सब ठीक ठाक है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। ऐसे कोई अपने गांव को छोड़ देता है क्या? जब से तुम्हारे दादा गुजरे पूरा घर बिखर सा गया। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम होगा? हरिधन, अब उस घर से क्या लेना देना? मंगरू, मेरा तो हिसाब किताब खत्म हो गया। कुछ मेहनत मजदूरी मिल जाएगी या फिर तेरी गाय ही चरा दूंगा, खाने भर का दे देना। मंगरू ने थोड़ा अविश्वास से कहा, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे लिए तो जान भी हाजिर है। ससुराल में रहना छोड़ दोगे क्या? चिंता छोड़ो, पहले तो यही तुम्हारा घर है, इसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पालो। तुम बेवजह अपनी सौतेली माँ से डरते हो। सीधी सादी है बेचारी, अपनी माँ ही समझो। तुम्हें पाकर तो खुशी से भर जाएंगी। वैसे अपनी घरवाली को भी ले आओगे? हरिधन, अब उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा। मेरे लिए तो वो अब मर ही गई है। मंगरू, तो फिर दूसरी शादी हो जाएगी। इस बार ऐसी बहू लाऊंगा कि उसके पांव धो धो कर पानी पियोगे। लेकिन अगर पहली वाली लौट आई तो? हरिधन, वो नहीं आएगी। घर पहुंचते ही छोटे भाई हरिधन की ओर दौड़ते हुए बोले, भैया आ गए, भैया आ गए, और मां को खबर देने भागे। घर के आंगन में कदम रखते ही हरिधन को ऐसा महसूस हुआ जैसे मां की गोद में आ बैठा हो। इतने दिनों की ठोकरों ने उसके दिल को नरम बना दिया था। जहां पहले अभिमान और नखरे थी, अब निराशा, हार और विनम्रता ने घर बना लिया था। बीमारी का जोर अब उतना नहीं था, अब तो मामूली दवा भी असर कर सकती थी। वह किला जो कभी अटूट था, अब भीतर से खोखला हो चला था। वही घर जिसे कभी वह छोड़ आया था, अब गोद फैलाए उसे पनाह देने को तैयार था। हरिधन का अकेला मन यहाँ आश्रय पाकर तृप्त हो गया। शाम को उसकी सौतेली माँ ने कहा, बेटा, तुम आ गए, अब इस घर का सहारा हो। बच्चों को पाल लो। भले मैं तुम्हारी माँ न सही, पर पिता का रिश्ता तो है ही। मुझे तो बस एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी माँ से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तो तुम मेरे बेटे ही हो। हरिधन ने गहरी भावुकता से देखा और सौतेली माँ के चेहरे में अपनी माँ की छवि पाली। घर के हर कोने से मानो उसकी माँ की स्मृतियां झर रही थी और सौतेली माँ का मुख भी उन्हीं यादों से उजला हो रहा था। अगली सुबह हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर संतोष था और आंखों में आत्मविश्वास। अब वह किसी का मोहताज नहीं था, बल्कि एक संरक्षक था। किसी द्वार का याचक नहीं, बल्कि अपने घर का रखवाला था। कुछ दिन बाद उसे खबर मिली कि गुमानी ने दूसरा घर बसा लिया। माँ से बोला, काकी, सुना आपने? गुमानी ने घर बसा लिया। काकी बोली, घर क्या बसा लिया होगा, बस तमाशा है। बिरादरी में ऐसा अन्याय? पंचायत है, अदालत भी तो है। हरिधन, नहीं काकी, अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर ही रहा था कि कहीं वो मेरे गले न पड़ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली। वहीं से यह तय कर चला था कि अब उसका मुंह नहीं देखूंगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। कानून के क्षेत्र में जब मिस पद्मा ने अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली, तो उन्हें जीवन में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। विवाह को उन्होंने सदा एक अस्वाभाविक बंधन माना और निश्चय किया कि वह स्वतंत्र रूप से ही जीवन का आनंद उठाएंगी। मई की डिग्री के बाद कानून की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनका व्यक्तित्व मोहक था
वह युवा, सुशील और प्रतिभाशाली थी। मार्ग में कोई विशेष अवरोध न था और जल्द ही उन्होंने अपने समकालीन युवा वकीलों को पीछे छोड़कर एक ऊंचाई हासिल कर ली। उनकी आमदनी कभी कभी 1000 रुपए से भी अधिक हो जाती थी। अब उतनी मेहनत की आवश्यकता भी नहीं रही, क्योंकि अधिकतर मामलों का अनुभव हो चुका था, जिसके कारण अधिक तैयारी करने की जरूरत महसूस न होती। उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा भी हो गया था और मुकदमों को जीतने के कई गुण भी जान चुकी थी। अब उनके पास पर्याप्त फुर्सत होती, जिसे वह किस्से कहानियों में, सैर सपाटे में, सिनेमा देखने में या लोगों से मिलने में व्यतीत करती। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में आनंद के लिए किसी व्यसन का होना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने बागवानी का शौक पाल लिया था। विभिन्न बीज और पौधों को मंगाकर उन्हें उगते फलते देखना उन्हें बहुत संतोष देता। फिर भी कहीं न कहीं एक अजीब सा खालीपन उनके जीवन में बना रहा। ऐसा नहीं था कि पुरुषों से उनका कोई विमुखता का भाव था, उनके चाहने वालों की कोई कमी न थी। अगर वह केवल रूप और यौवन की स्वामिनी होती, तब भी उन्हें उपासक मिल जाते, परंतु यहाँ तो उनके पास रूप और यौवन के साथ संपत्ति भी थी। फिर आनंद प्रिय पुरुषों का जमावड़ा क्यों न होता। पद्मा को विलास से घृणा न थी, पराधीनता से अवश्य थी। विवाह को वह जीवन का एक अनुबंध मानती थी और सोचती थी कि जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का सुख लिया जा सकता है, तो फिर विवाह का बंधन क्यों स्वीकारा जाए। उन्हें भोग में कोई नैतिक अड़चन नहीं दिखती थी, इसे वह केवल शरीर की भूख मानती थी। इस भूख को भी एक साफ सुथरी दुकान से शांत किया जा सकता है, और पद्मा हमेशा ऐसी साफ सुथरी दुकानों की तलाश में रहती। ग्राहक दुकानों से वही वस्तु खरीदता है जो उसे रुचिकर लगे, और पद्मा भी बस वही चाहती थी। उनके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद थे, एक खूबसूरत और विद्वान प्रोफेसर जो एक कॉलेज में पढ़ाते थे। वह भी भोग की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुयायी थे और पद्मा उनसे प्रभावित थी। वह चाहती थी कि प्रसाद केवल उनके बनकर रहे, परंतु प्रसाद आसानी से उनके वश में न आते थे। संध्या हो चुकी थी। पद्मा सैर पर निकलने ही वाली थी कि प्रसाद का आगमन हो गया। सैर स्थगित कर दी गई क्योंकि उनके साथ की बातचीत में कहीं अधिक आनंद था। आज पद्मा ने तय कर लिया था कि वह अपने दिल की बात प्रसाद से कहेंगी। कई दिनों के सोच विचार के बाद उन्होंने प्रसाद की गहरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे बंगले में ही क्यों नहीं आ जाते, यहीं रहो। प्रसाद ने हल्के व्यंग्य और मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नतीजा यह होगा कि कुछ ही महीनों में हमारी ये मुलाकातें बंद हो जाएंगी। मुझे यह समझ नहीं आया कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है। अभिप्राय वही है जो मैंने कहा। आखिर क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहता और तुम भी अपनी स्वतंत्रता नहीं गंवाना चाहोगी। तुम्हारे पास तुम्हारे प्रेमी आएंगे तो मुझे असहजता होगी, मेरे पास मेरे मित्र आएंगी तो तुम असंतुष्ट हो जाओगी, मनमुटाव होगा, फिर मतभेद बढ़ेगा और अंततः तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगी। आखिर यह घर तुम्हारा है ही। यह सब मुझे बुरा लगेगा, तब यह मित्रता कैसे बरकरार रहेगी। दोनों कुछ पल मौन में खोए रहे। प्रसाद ने परिस्थिति को इतनी स्पष्टता और साहस से प्रस्तुत किया कि कोई उत्तर बाकी न रहा। अंततः प्रसाद ने ही फिर कुछ सोचते हुए कहा, जब तक हम दोनों यह प्रतिज्ञा न कर लें कि मैं आज से तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, तब तक साथ रहना संभव नहीं होगा। क्या तुम यह प्रतिज्ञा करोगे? पहले तुम बताओ। मैं करूंगी तो मैं भी करूंगा, लेकिन इस एक बात के अलावा मैं सभी मामलों में स्वतंत्र रहना चाहूंगी, और मैं भी इस एक बात को छोड़कर बाकी सब में स्वतंत्र रहना चाहूंगा। मंजूर? मंजूर तो कब से? जब से तुम कहो। मैं तो कहती हूँ कल से ही। तय है। लेकिन अगर तुमने इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया तो, और यदि तुमने किया तो तुम मुझे घर से निकाल सकती हो, परंतु मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? तुम मुझे छोड़ सकते हो और क्या करोगे? नहीं, इतना तो मेरे दिल को सुकून नहीं देगा। तब मैं चाहूंगा तुम्हें अपमानित करना, बल्कि तुम्हारी हत्या कर देना भी एक विकल्प हो सकता है। तुम इतने निर्दयी हो प्रसाद। जब तक हम स्वतंत्र हैं तब तक हम पर कोई बंधन नहीं है, लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध गए तो न तो मैं किसी अवहेलना को सह सकूंगा और न तुम। तुम्हारे पास दंड का अधिकार है, मेरे पास नहीं। कानून मुझे कोई अधिकार नहीं देगा। मैं तो केवल अपनी शक्ति के बल पर प्रतिज्ञा का पालन करवाऊंगा।
पर तुम्हारे इतने नौकरों के सामने अकेला मैं क्या कर सकूंगा? तुम सदा नकारात्मक ही सोचते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ तो ये मकान, नौकर चाकर और संपत्ति सब तुम्हारे ही है। हम दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से अधिक घृणित कोई सामाजिक अपराध नहीं है। तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, परंतु तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने और करने को तैयार हूँ। सचमुच दिल से कह रही हो पद्मा, पूरे दिल से। पर न जाने क्यों मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है। मैं तो तुम पर विश्वास कर रही हूँ। याद रखना, मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं रहूंगा, स्वामी बनकर रहूंगा। तुम घर के स्वामी ही नहीं, मेरे स्वामी बनकर रहोगे और मैं तुम्हारी स्वामिनी बनकर रहूंगी। प्रसाद और मिस पद्मा अब साथ साथ रह रहे हैं और संतुष्ट हैं। दोनों ने जिस आदर्श को जीवन में स्थापित किया था वह सच बन गया है। प्रसाद की आय मात्र 200 रुपये है, पर अब वह अपनी आय से 2 गुना भी खर्च कर दे तो कोई परवाह नहीं। पहले कभी कभी शराब का सेवन करता था, अब वह लगातार नशे में डूबा रहता है। अब उसके पास अपनी कार है, अलग से नौकर है और विविध बहुमूल्य वस्तुओं का वह लगातार आनंद लेता है। और पद्मा खुशी खुशी उसकी सभी अनावश्यक खर्चों को सहन करती है। सहन करना नहीं, बल्कि प्रसन्न होकर उसे सबसे उत्तम वस्त्र पहनाती है और अत्यंत ठाठ में रखती है। प्रसाद के पास जो घड़ी है वह शहर के बड़े रईसों के पास भी नहीं होगी, और जितना ही पद्मा उससे प्रभावित होती है उतना ही प्रसाद भी उस पर प्रभाव डालता है। कभी कभी यह चीज उसे अखरती है, पर एक अनजान आकर्षण से वह स्वयं को उसके प्रभाव में पाती है। प्रसाद को उदास या व्यग्र देखकर पद्मा का मन चंचल हो उठता। उस पर तीखी टिप्पणियां होती, व्यंग्य से चुभने वाले तीर चलाए जाते। पुराने चाहने वाले उसे जलाने छेड़ने का कोई मौका न छोड़ते, पर प्रसाद के पास पहुंचते ही वह सब कुछ भूल जाती। प्रसाद ने उसके ऊपर ऐसा गहरा प्रभाव जमा लिया था कि पद्मा उसकी अधीनता में ही सुख खोजने लगी थी। उसके भीतर की समर्पण भावना और कृतज्ञता को प्रसाद ने गहराई से समझ लिया था और उसकी इस विवशता को वह सहजता से भांप गया था। प्रेम के क्षेत्र में भी अधिकार का दुरुपयोग होता है, और जैसा कि कमजोर को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है, उसी प्रकार आत्माभिमानी पद्मा अब प्रसाद के हाथों अपनी स्वतंत्रता की आहुति दे चुकी थी। प्रसाद ने पद्मा की इस विवशता का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वह उससे दूर रहने लगा। रातों में देर से लौटता, बहाने बनाकर उसे अपने साथ न ले जाने के कारण गढ़ता। जब वह खुद बाहर जाने की सोचे तो प्रसाद अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता। 2 वर्षों में पद्मा का स्वास्थ्य और स्थिति बदल चुकी थी। वह अब गर्भवती थी और पहले जैसी चंचलता और सुंदरता में भी कमी आ चुकी थी। वह घर की मुर्गी बन गई थी, जिसका मूल्य अब प्रसाद की दृष्टि में बस रोजमर्रा के कामकाज जितना ही रह गया था। एक दिन पद्मा बाहर से लौटकर आई तो प्रसाद का कहीं अता पता नहीं था। वह भीतर ही भीतर खींच उठी। हाल के दिनों में उसने प्रसाद का बर्ताव बदला बदला देखा था। आज उसने कुछ स्पष्ट प्रश्न करने का साहस संजोया। रात के 10 बज चुके थे, फिर 11 और 12। भोजन ठंडा हो गया, नौकर चाकर सो गए, पर वह वहीं प्रतीक्षा में बैठी रही। बार बार उठकर द्वार पर जाती, दूर तक देखती। आखिर 1 बजे के करीब प्रसाद लौटा। पद्मा ने मन में हिम्मत बटोरी, पर प्रसाद के सामने आते ही वह थोड़ी कमजोर पड़ गई। फिर भी उसने गंभीरता से पूछा, इतनी देर कहाँ थे? कुछ खबर है? कितनी रात हो गई है? प्रसाद को वह इस वक्त बेढंगी और अनाकर्षक लगी। वह एक कॉलेज की छात्रा के साथ सिनेमा देखकर आया था। जवाब दिया, तुम आराम से सो जाती तो अच्छा होता। इस अवस्था में तुम्हें पूरी तरह आराम करना चाहिए। पद्मा का साहस और बढ़ा। मैं पूछ रही हूँ तुमसे, सीधे उत्तर दो, मुझे जवाब दो। प्रसाद ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तो तुम भी मुझे अपने तरीके से जीने दो। पद्मा ने दृढ़ता से कहा, तुम मेरे साथ छल कर रहे हो, ये मैं साफ देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों की दृष्टि तेज हो गई है शायद। कुछ दिन से तुम्हारा मिजाज बदला बदला लग रहा है। पद्मा ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथों बेच नहीं रखी है। यदि तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी है तो मैं अभी चला जा सकता हूँ। तुम जाने की धमकी देकर मुझे डराना चाहते हो। यहाँ आकर मैंने कोई बड़ा त्याग नहीं किया है। तुम्हारे त्याग की कीमत, मुझ पर उसका एहसान नहीं जताओ।
तुम्हारा रवैया बदला बदला सा लगता है। तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हारी कोई कठपुतली हूं, पर नहीं, मैं अभी तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं। इसी वक्त पद्मा का साहस जैसे बुझ गया था। प्रसाद अपना सामान समेटने लगा। पद्मा ने दीनता से कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इतनी नाराज हो गए। मैं तो बस यह पूछ रही थी कि कहाँ थे, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? उसकी आवाज रूंध गई और वह मेज पर सिर रखकर रो पड़ी। प्रसाद ने यह देखते हुए एक तरह से अपनी जीत का एहसास किया। मातृत्व का भार पद्मा पर एक गहरी और असहनीय पीड़ा बनकर टूटा था। हर घड़ी उसे चिंता की घनघोर परछाई घेरे रहती और कभी कभी वह भय से सिहर उठती। प्रसाद का कठोर और निरंकुश स्वभाव दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। गर्भ का समय पूरा हो चुका था और अब कोर्ट जाना भी छूट गया था। दिन भर वह अकेली बैठी रहती, एक असहाय प्रतीक्षा में। प्रसाद संध्या को आते, चाय का घूंट लेकर बाहर निकल जाते और फिर रात के 11-12 बजे तक लौटते। कहाँ जाते हैं यह भी वह भली भांति जानती थी। प्रसाद के लिए उसकी ओर देखना भी मानो बेमतलब हो गया था। पीला पड़ चुका चेहरा, चिंता में डूबा मन, एक उदास भाव, ये सब अब प्रसाद के लिए अरुचिकर हो चुका था। फिर भी पद्मा ने प्रसाद का दिल जीतने की हर कोशिश की, कभी साज श्रृंगार से तो कभी आकर्षक वस्त्रों से। लेकिन जितना वह प्रयास करती उतना ही प्रसाद उससे दूर होता गया। श्रृंगार उसके लिए अब और अधिक भद्दा हो चुका था। जब प्रसव पीड़ा का समय आया तब भी प्रसाद का कोई पता नहीं था। नर्स और लेडी डॉक्टर उसके पास थी, पर प्रसाद का न होना उसकी पीड़ा को और भी असहनीय बना रहा था। जब नवजात शिशु उसकी गोद में आया तो एक पल के लिए उसका हृदय गर्व और स्नेह से भर गया, परंतु अगले ही क्षण प्रसाद को सामने न पाकर वह शिशु से विमुख हो गई, जैसे किसी मीठे फल में कीड़े लग गए हो। सौरगृह में 5 दिन काटने के बाद जब वह बाहर निकली तो उसमें एक नई अद्भुत शक्ति का संचार हो चुका था। वह अब एक माँ थी और इस नाते उसके हृदय में एक अनजानी कठोरता आ गई थी। उसने चेक देकर चपरासी को बैंक भेजा ताकि प्रसव के खर्चों का भुगतान कर सके। चपरासी वापस लौटा खाली हाथ। पद्मा ने पूछा, रुपये? चपरासी बोला, बैंक बाबू ने कहा प्रसाद बाबू सारे रुपये निकाल कर ले गए। यह सुनकर मानो पद्मा के सीने में गोली धंस गई। 20,000 रुपए उसने इस शिशु के भविष्य के लिए संजो कर रखे थे और अब उसे सौर से निकलने के बाद मालूम हुआ कि प्रसाद एक विद्यालय की लड़की के साथ इंग्लैंड चला गया है। वह उग्रता में घर में गई, प्रसाद की तस्वीर उठाई और जमीन पर पटक कर उसे अपने पैरों से कुचल डाला। उसका जो भी सामान था उसे इकट्ठा करके आग लगा दी और उसके नाम पर थूक दिया। 1 महीना बीत गया। पद्मा अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद में ले खड़ी थी। उसके मन का क्रोध अब शोक और निराशा में बदल चुका था। कभी वह बालक पर दया करती, कभी स्नेह उमड़ता और कभी घृणा से भर उठती। उसने सड़क पर एक यूरोपियन महिला को देखा जो अपने पति के साथ अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाए ले जा रही थी। उस खुशहाल जोड़े को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह उस दृश्य को हसरत भरी नजरों से देखती रह गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। दस सालों से मैंने इस हृदय में जलती ज्वाला को संभाल रखा है। किसी चिंगारी की तरह ये भीतर ही भीतर धधक रही है। जहां दुनिया में आनंद और सुकून का अस्तित्व हो सकता है, वहां मेरे लिए केवल इस जलती हुई राख का ढेर है। मेरी सभी इच्छाएं और ख्वाहिशें इसी में जलकर खाक हो चुकी है। किससे कहूं इस मर्म की कथा? सुनाने का लाभ भी क्या है? जिसका नसीब आंसुओं से भरा हो उसके लिए तो मृत्यु ही उत्तम है। तारा से मेरी पहली भेंट तब हुई जब मैं केवल 10 साल का था। मेरे पिता आगरा के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और लखनऊ में मेरे चाचा निवास करते थे, जिन्होंने वकालत के जरिए काफी संपत्ति कमाई थी। उन दिनों मैं चाचा के ही साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मुझे ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मान रखा था। चाचा और चाची मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे और मेरी माँ का निधन बचपन में ही हो गया था। मातृत्व का जो स्नेह मुझे मिला वह चाची जी का दिया हुआ था और वही मेरे सोने बचपन की सबसे बड़ी संपत्ति थी।
चाचा के पड़ोस में हमारे ही बिरादरी के एक और बाबू साहब रहते थे, जिनका नाम विमल चंद्र था और जो रेलवे विभाग में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। उनकी मासिक आय 200-250 रुपए थी। तारा उन्हीं की सुपुत्री थी। उस समय वह 5 साल की रही होगी। मुझे आज भी याद है वह दिन जब तारा एक सुंदर फ्रॉक पहने, बालों में गुलाब का फूल लगाए मेरे सामने आ खड़ी हुई। न जाने क्यों उसे देखकर मुझे एक हल्की झेंप महसूस हुई। वह मुझे किसी अप्सरा की भांति लगी, जैसे भोर की पहली किरणों और महक में नहाकर स्वर्ग से उतर आई हो। उस दिन के बाद से तारा का मेरे घर आना जाना बढ़ गया। उनके घर के सामने खेलने की जगह नहीं थी, इसलिए वह अक्सर हमारे आंगन में खेला करती। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक निकटता विकसित हुई। मैं जब स्कूल से लौटता तो तारा दौड़कर मेरे हाथों से किताबों का थैला ले लेती। जब मैं स्कूल जाने के लिए बग्घी पर चढ़ता तो वह भी मेरे साथ बैठने की जिद करती। एक दिन चाची ने चाचा से कहा, मैं तारा को अपनी बहू बनाऊंगी। क्यों कृष्णा, तुम तारा से विवाह करोगे? मेरी शर्म के मारे मैं बाहर भाग गया, लेकिन तारा वहीं खड़ी रही, मानो उसे चाची ने मिठाई का प्रसाद दिया हो। उस दिन से चाचा चाची में यह चर्चा अक्सर होती, कभी मजाक में, कभी गंभीरता से। मैं तो हया में बाहर भाग जाता था, मगर तारा खुश होती थी। दोनों परिवारों में इतना प्रेम था कि इस संबंध का होना कोई अनहोनी बात नहीं थी। तारा के माता पिता को भी विश्वास हो चला था कि तारा और मेरा विवाह होगा। जब भी मैं उनके घर जाता तो मेरा खूब स्वागत सत्कार होता। तारा की माँ उसे मेरे पास छोड़ बहाने से कहीं चली जाती। अब किसी को संदेह नहीं रहा कि तारा ही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। एक दिन तारा ने मिट्टी का एक घरौंदा बनाया। हमारे घर के सामने नीम का पेड़ था, उसी की छाया में उसने यह घरौंदा सजाया था। उसमें छोटे छोटे कमरे थे, मिट्टी के बर्तन थे और एक नन्ही सी चारपाई भी रखी थी। मैंने घरौंदा देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कौन रहेगा तारा? उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे यह सवाल ही बेमानी हो। बोली, क्यों, हम और तुम रहेंगे। जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो हम इसी घर में रहेंगे। वह देखो, वह तुम्हारी बैठक है जहां तुम बैठकर पढ़ोगे, और वह कमरा मेरा है जहां मैं अपनी गुड़िया से खेलूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, तो क्या मैं हमेशा पढ़ता ही रहूंगा और तुम हमेशा गुड़िया ही खेलोगी? तारा ने मेरी ओर इस तरह देखा मानो मेरी बात उसकी समझ से परे थी। वो भोली समझती थी कि जिंदगी बस खेलने और मुस्कुराने के लिए ही है। उसे इल्म न था कि एक दिन हवा का एक तेज झोंका इस मिट्टी के घरौंदे को उड़ा ले जाएगा और हमें भी उस साथ कहीं दूर बिखेर देगा। इसके बाद मैं अपने पिताजी के पास चला आया और कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करता रहा। लखनऊ की आबोहवा मुझ पर अनुकूल नहीं बैठती थी, या शायद पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए यह बहाना बनाया था। इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। इंटरमीडिएट तक मैं आगरा में ही पढ़ाई करता रहा, लेकिन चचा साहब के दर्शन के लिए निरंतर लखनऊ जाता। प्रत्येक छुट्टी में लखनऊ जाना अनिवार्य था और गर्मियों की छुट्टियां तो पूरी लखनऊ में ही बिताई जाती थी। एक छुट्टी समाप्त होती नहीं कि अगली का बेसब्री से इंतजार रहता। अगर किसी कारण से मेरी एक दिन की भी देर हो जाती तो तारा का पत्र तत्काल पहुंच जाता। उस बाल सुलभ प्रेम में अब जवानी का जोश और आवेग मिश्रित हो चुका था। वे मोहक दिन भला कैसे भुलाए जा सकते हैं? वही सुखद स्मृतियां अब मेरे जीवन का संपूर्ण सत्य है। हम दोनों रात को सबकी आंखों से बचकर मिलते और कल्पनाओं के महल बनाते। ये कोई अपराध नहीं था। हमारे बीच एक भी ऐसा शब्द या इशारा नहीं होता था जिसे हम किसी के समक्ष प्रकट न कर सके। ये वह सहज संकोच था जो इस उम्र का एक स्वाभाविक गुण है। जैसे विवाह के बाद भी कुछ समय तक पति पत्नी बड़ों के समक्ष लजाते हैं, हमारी भेंट भी सच्चे मित्रों की भांति होती। कभी ताश की बाजी जमती, कभी साहित्य पर विचार विमर्श होता, कभी देश सेवा के लिए योजनाएं बनती, तो कभी दुनिया की सैर के ख्वाब संजोए जाते। क्या कहूँ, तारा का हृदय कितना पवित्र था। आज मुझे समझ में आया कि नारी किस प्रकार पुरुष के मस्तिष्क को सन्मार्ग की ओर मोड़ सकती है और विकार को किस तरह निर्मलता में बदल सकती है। एक दूसरे के समक्ष बैठने में, बात करने में हमें असीम आनंद की अनुभूति होती। प्रेम की बातों का अभाव वहां होता है जहां अपने अखंड समर्पण, अपनी अगाध श्रद्धा को प्रमाणित करना होता है। हमारे बीच का नाता तो दृढ़ था, मात्र कुछ परंपराएं शेष थी।
वह मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी और मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में। जिस प्रकार भगवान को नैवेद्य चढ़ाने से पहले उसे कोई छू नहीं सकता, वैसे ही हमारा संबंध था। कभी कभी हम में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता और कई दिनों तक बातचीत की गुंजाइश न होती, लेकिन जिसने अधिक गलती की हो उसी को अंततः पहल करनी पड़ती। मैं किसी भी बात पर जल्द ही नाराज हो जाता, जबकि तारा हमेशा हंसमुख और अत्यंत सहनशील थी, लेकिन स्वाभिमान उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। मुझे खिलाकर भी वह स्वयं भूखी रहती, मुझे हंसाकर भी स्वयं मुस्कुराती न थी। इंटरमीडिएट पूरा होते ही मुझे सेना में एक पद मिल गया। उस विभाग में पिताजी का अच्छा प्रभाव था। मैं सार्जेंट बन गया और संयोग से मेरी नियुक्ति लखनऊ में ही हो गई। जैसे मोह मांगी मुराद पूरी हुई हो, लेकिन विधि ने शायद कुछ और ही योजना बना रखी थी। मैं तो इस ख्याल में मग्न था कि अब कुछ ही समय में तारा मेरी हो जाएगी, मगर उधर एक दूसरा खेल खेला जा रहा था। शहर के एक जाने माने रईस ने चचा जी के समक्ष मुझसे अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव रखा और साथ ही 8,000 रुपए का दहेज देने की बात की। चचा जी का लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, यह अप्रत्याशित रकम क्यों छोड़ी जाए, विमल बाबू की बेटी का विवाह कहीं और भी हो ही जाएगा। उन्होंने विचार के लिए समय मांगकर चौधरी साहब को विदा किया और विमल बाबू को बुलाकर बोले, आज चौधरी साहब कृष्णा की शादी के सिलसिले में बात करने आए थे। आप तो उन्हें भली भांति जानते होंगे, अच्छे रईस हैं, 8,000 रुपए देने का वादा किया है। मैंने कहा कि सोच समझकर जवाब दूंगा। आपका क्या विचार है, ये रिश्ता कबूल कर लूं? विमल बाबू चौंक गए और बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? कृष्णा का रिश्ता तो तारा से पहले ही तय हो चुका है ना? चचा साहब ने अनजान बनते हुए कहा, ये तो मुझे आज ही पता चला। किसने ये रिश्ता पक्का किया है? आपने मुझसे इस बारे में कोई बात भी नहीं की। विमल बाबू थोड़े तैश में आकर बोले, 10-12 साल से जो चर्चा हो रही है उसकी पुष्टि क्या अब करनी होगी? मैं ही नहीं, पूरा मोहल्ला इसे पक्का मान चुका है। चचा साहब ने समाज में अपयश के डर से थोड़ा दबते हुए कहा, भाई साहब, सच कहूं तो मैंने कभी भी इस रिश्ते की चर्चा गंभीरता से नहीं की। खैर, आपकी निराशा नहीं करना चाहता, आप मेरे पुराने मित्र हैं। मैं हर संभव रियायत देने को तैयार हूँ। मुझे 8,000 मिल रहे हैं, आप 7 ही दे दीजिए, चलिए 6 ही दे दीजिए। विमल बाबू ने निराश होकर कहा, आप मजाक कर रहे हैं या वास्तव में दहेज की बात कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। चचा साहब ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है, आप चाहें तो चौधरी से मेरी बात कर सकते हैं। विमल बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने यह नया सवाल खड़ा कर दिया। मुझे सपने में भी ख्याल नहीं था कि हमारे और आपके बीच इस तरह की बातें होंगी। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, 10-5 हजार से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यह रकम मेरी सामर्थ्य से बाहर है। मैं आपसे दया की याचना कर सकता हूँ। वर्षों से हम कृष्णा को अपना दामाद मानते आ रहे हैं। आपकी बातों से भी कई बार इसका संकेत मिल चुका है। कृष्णा और तारा के बीच जो प्रेम है वह आपसे छिपा नहीं है। कृपा कर थोड़े से रुपयों के लिए इतने लोगों की खुशियां मत कुचलिए। चचा साहब ने कठोरता से कहा, विमल बाबू, मुझे खेद है कि इस विषय में मैं और समझौता नहीं कर सकता। विमल बाबू थोड़ा आक्रोश में बोले, आप तो मेरा गला दबा रहे हैं। चचा साहब ने उत्तर दिया, आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं कितनी रियायत दे रहा हूँ। विमल बाबू ने व्यंग्य में कहा, क्यों न हो, आप मेरा गला घोंटे और मैं आपका एहसान मानूं। यदि मुझे पता होता कि आप इतने स्वार्थी हैं तो आपसे दूर ही रहता। मैं आपको भला इंसान समझता था, अब समझ आया कि आप भी लालच के गुलाम हैं। जिसकी बातों का कोई मोल न हो उसे मैं सज्जन नहीं कह सकता। आपको अख्तियार है, कृष्णा बाबू का रिश्ता जहां चाहे कर दे, लेकिन तारा का विवाह भी कहीं न कहीं हो ही जाएगा और उम्मीद है कि अच्छे घर में ही होगा। संसार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, पर आपके हिस्से केवल बदनामी आएगी। चचा साहब ने गुस्से से कहा, अगर आप मेरे घर में न होते तो इस अपमान का जवाब देता। विमल बाबू ने अपनी छड़ी उठाई और बाहर निकलते हुए बोले, आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप इसके योग्य ही नहीं है। उसी शाम को जब मैं बैरक से वापस आया और जलपान के बाद विमल बाबू के घर जाने को तैयार हुआ तो चची ने टोका, कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारे चचा और विमल बाबू में तकरार हो गई।
मैंने आश्चर्य से ठिठक कर पूछा, तकरार हो गई? किस बात पर? चची ने पूरी घटना सुनाई और विमल बाबू को जितना हो सका बुरा भला कह डाला। तुमसे क्या कहूं बेटा, ऐसा मुंहफट इंसान मैंने नहीं देखा। गालियां दी और लड़ने तक की नौबत आ गई। मैंने कुछ पलों के मौन के बाद कहा, ठीक है, अब वहां नहीं जाऊंगा। बैरक की राह पकड़ी। चची ने बहुत रोका, गिड़गिड़ाई, पर मैं एक पल भी न ठहरा। भीतर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे सीने में अनगिनत तीर चुभो रहा हो। घर से बैरक तक पहुंचने में शायद 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। बार बार खुद पर गुस्सा आता था, न चचा साहब पर, न विमल बाबू पर, सिर्फ अपने ऊपर। क्यों मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि चचा साहब के सामने जाकर कह दूं कि चाहे कोई मुझे लाख रुपए दे, मैं यह शादी नहीं करूंगा। मैं इतना कमजोर, इतना निसहाय, इतना दब्बू क्यों हूं? इसी झुंझलाहट में पिताजी को पत्र लिखा। घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा देने के बाद अंत में लिखा कि मैंने ठान लिया है कि किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपकी नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। आवेश में क्या क्या लिख डाला याद भी नहीं। बस इतना मालूम है कि 10-12 पन्ने महज 10 मिनट में भर दिए थे। संभव होता तो इसी मनोदशा में तार ही भेज देता। अगले 3 दिन जैसे आग पर बैठे कांटे। ये 3 दिन कैसे कटे, इसका बस अनुमान लगाया जा सकता है। सोचता, तारा मुझे अपने दिल में कितना छोटा समझ रही होगी। कई बार दिल करता उसके पास जाकर उसके चरणों में गिरूं और कहूं, देवी, मेरे अपराध को माफ करो। चचा साहब के सख्त रवैये की परवाह मत करो। मैं हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहूंगा। चचा साहब मुझसे नाराज हो जाए, पिताजी घर से निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें खोकर मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तीसरे दिन पत्र का उत्तर आया। रही सही उम्मीद भी चूर हो गई। वही जवाब मिला जिसकी मुझे शंका थी। लिखा था, भाई साहब मेरे पूज्य हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकती, और तुम्हारे लिए भी यही उचित होगा कि उन्हें नाराज न करो। मैंने पत्र को फाड़कर पैरों से कुचल डाला और उसी वक्त विमल बाबू के घर की ओर बढ़ा। आह, उस क्षण अगर कोई मुझे रोक लेता, डराता कि वहां मत जाओ, तो शायद मैं विमल बाबू से मिलकर ही दम लेता और शायद मेरा जीवन कुछ और होता। लेकिन वहां कौन रोकने वाला था? कुछ दूर चलकर ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई और लौट आया। क्या सोचकर लौट आया, ये आज भी स्पष्ट नहीं कर सकता। चचा साहब की नाराजगी से मुझे जरा भी डर नहीं था। अब दिल में उनकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उनकी संपत्ति को ठोकर मारने के लिए तैयार था। पिताजी की नाराजगी का भी खौफ नहीं था, बस एक संकोच था। कैसे मुंह लेकर जाता? आखिर मैं उन्हीं का भतीजा हूं। अगर विमल बाबू ने मुंह फेर लिया या दुत्कार दिया तो मेरे लिए शायद आत्मघात के सिवा कोई विकल्प न बचे। सबसे बड़ी चिंता यही थी कि तारा ने ही अगर तिरस्कार कर दिया तो मेरा क्या होगा। आह, निर्दयी तारा, अगर तूने उस वक्त 2 शब्द कहकर मुझे दिलासा दिया होता तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता। तेरे मौन ने मुझे हमेशा के लिए तबाह कर दिया। फिर 3 दिन अंगारों पर लौटते लौटते काटे। मन में ठान लिया कि अब किसी से भी नहीं मिलूंगा। सारा संसार दुश्मन सा प्रतीत होता था। तारा से भी नाराजगी होने लगी थी। चचा साहब की सूरत से तो जैसे अब घृणा हो गई थी। लेकिन तीसरे दिन शाम को चचा साहब का संदेशा आया, मुझसे आकर मिलो। जी तो चाहता था लिख दूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं रहा, आप मान लें कि मैं मर गया। लेकिन उनके स्नेह और एहसान की याद आ गई। खरी खरी सुनाने का भी अच्छा मौका था। दिल में जोश और आक्रोश भरे हुए उनके पास पहुंच गया। चचा साहब ने मुझे सिर से पांव तक देखकर पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों? आज राय साहब सीताराम पधारे थे, वे आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कल सुबह समय मिले तो चले आना, या अगर लौटने की कोई जल्दी न हो तो मैं अभी ही उन्हें बुला लूं। मैं तुरंत समझ गया कि ये राय साहब कौन है, पर अनजान बनते हुए बोला, ये राय साहब कौन है? मेरा तो उनसे परिचय नहीं। चचा जी ने बेपरवाही से जवाब दिया, अरे वही महाशय है जो तुम्हारे विवाह के लिए पीछे पड़े हैं। शहर के धनाढ्य और कुलीन आदमी है, लड़की भी बेहद अच्छी है, कम से कम तारा से कई गुना श्रेष्ठ। मैंने अपनी तरफ से हाँ कर दी है। तुम्हें भी जो सवाल पूछने हो उनसे पूछ लेना। मैंने अपने अंदर उठ रहे भावों को संयमित करके कहा,
आपने अनावश्यक हाँ कर दी। मैं विवाह नहीं करना चाहता। चचा जी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और बोले, क्यों? मैंने उसी दृढ़ता से उत्तर दिया, क्योंकि इस विषय में मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। चचा साहब ने थोड़ा नरम होकर कहा, मैंने अपनी बात दे दी है, क्या इसका तुम्हें कुछ भी ख्याल नहीं? मैंने उद्दंडता से कहा, जो बात पैसों पर बिकती है उसके लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। चचा साहब ने गंभीरता से पूछा, ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? जी हाँ, यही अंतिम। तुम्हें पछताना पड़ेगा। आप इसकी चिंता न करें, मैं आपके पास कष्ट देने नहीं आऊंगा। ठीक है। ये कहकर वह उठकर अंदर चले गए। मैं कमरे से बाहर निकला और बैरक की ओर चल दिया। पूरी धरती घूमती सी प्रतीत हो रही थी। आसमान थिरकता सा लग रहा था और मेरे पैर जैसे हवा में उठ रहे थे। महसूस हो रहा था मेरे पैरों के नीचे कोई जमीन है ही नहीं। बैरक पहुंचकर मैं बिस्तर पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ बाप, चाचा चाची, धन दौलत सब होते हुए भी मैं अनाथ महसूस कर रहा था। उफ, कितना निर्दयी आघात था। अगले सुबह हमारे रेजिमेंट को देहरादून जाने का आदेश मिला। मुझे कुछ राहत सी महसूस हुई। अब लखनऊ में रहना असहनीय लगने लगा था। उस शहर की हर गली और कोने से मुझे घृणा होने लगी थी। एक क्षण के लिए तारा से मिलने का विचार आया, लेकिन फिर वही शंका उभर आई कि कहीं वह सामना न करे तो। विमल बाबू इस समय भी मुझसे उतना ही स्नेह दिखाएंगे जितना पहले दिखाते थे, इसका मुझे भरोसा नहीं था। कभी मैं अपने घराने का चिराग था और अब एक असहाय युवक जिसके पास जीविका के सिवा कोई सहारा नहीं था। देहरादून में यदि कुछ दिन शांति से रहता तो शायद मेरे आहत हृदय को राहत मिलती और मैं विमल बाबू को मना लेता। पर वहां पहुंचे सप्ताह भर भी नहीं हुआ था कि तारा का पत्र पहुंच गया। पत्र का पता देखकर मेरे हाथ कांप उठे। पूरी देह में जैसे एक कंपी सी फैल गई। शायद शेर के सामने खड़े होने पर इतना भय नहीं लगता। पत्र खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही लेखनी थी, वही मोती जैसे अक्षर जिन्हें देख मेरा मन तृप्त हो जाता था, जिन्हें मैं चूमता था और हृदय से लगाता था, वही अब मुझे नागिन जैसे भयावह लग रहे थे। सोच रहा था उसने क्या लिखा होगा, पर अनुमान की उड़ान भी पत्र के मर्म तक नहीं पहुंच सकी। अंततः एक बार साहस कर मैंने पत्र खोला। देखते ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। ऐसा लगा किसी ने गर्म शीशा पिघलाकर पिला दिया हो। तारा का विवाह तय हो गया था। शादी में बस 24 घंटे बाकी थे। उसने मुझसे अपनी भूलों की माफी मांगी थी और प्रार्थना की थी, मुझे भुला मत देना। पत्र के अंतिम वाक्य पढ़कर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लिखा था, यह अंतिम प्यार लो। अब आज से हमारे बीच केवल मित्रता का संबंध रहेगा। अगर कुछ और सोचो तो वह मेरे पति के साथ अन्याय होगा, जो शायद तुमसे ज्यादा कोई नापसंद करे। इससे अधिक और न लिखूंगी। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से चले गए। तुम रहते तो दोनों को दुख होता, परंतु प्यारे, अपनी इस अभागिनी तारा को भूल न जाना। यही अंतिम निवेदन है। मैं पत्र हाथ में लिए बिस्तर पर लेट गया। ऐसा महसूस हुआ मानो हृदय फटने को है। हे भगवान, अब क्या करूं? यह तो निश्चित था कि जब तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा बारात द्वार पर आ चुकी होगी, लेकिन तारा के अंतिम दर्शन की तीव्र इच्छा को मैं रोक नहीं पा रहा था। वही अब जीवन की आखिरी चाहत बन चुकी थी। मैंने जाकर कमांडिंग ऑफिसर से कहा, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से लखनऊ जाना है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। साहब बोले, इस समय छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरा जाना आवश्यक है, तुम नहीं जा सकते। मैं यहाँ किसी भी तरह नहीं ठहर सकता। तुम्हारा जाना असंभव है। मैंने और ज्यादा आग्रह नहीं किया और वहां से लौट आया। फिर रात की ट्रेन से लखनऊ जाने का निश्चय किया। कोर्ट मार्शल का अब मुझे कोई भय नहीं था। जब लखनऊ पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। कुछ देर तक प्लेटफार्म से दूर खड़ा होकर पूरी तरह अंधेरा हो जाने का इंतजार करता रहा। फिर अपनी किस्मत के उस क्रूर दृश्य को देखने बढ़ गया। बारात द्वार पर पहुंच चुकी थी। गैस की रोशनी जगमगा रही थी। बाराती इकट्ठा थे। हमारे मकान की छत तारा के मकान की छत से लगी हुई थी। रास्ता मर्दाने कमरे के पास से था। चचा शायद सैर पर गए हुए थे। नौकर चाकर सब बारात की रौनक देख रहे थे। मैं दबे पांव जीने पर चढ़ा और छत पर जा पहुंचा। वहां इस समय बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे देख मेरा दिल भर आया। हाय, यही वह जगह है
जहां हमने प्रेम के मधुर पल बांटे थे। यहीं तारा के साथ बैठकर मैंने जीवन के अनगिनत सपनों के ताने बाने बुने थे। यही जगह मेरी आशाओं का स्वर्ग और जीवन का पवित्र तीर्थ थी। इस धरती का हर कण मेरे लिए मधुर स्मृतियों से पावन था, लेकिन अफसोस आज वह भी मेरे हृदय की तरह वीरान, खामोश और अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं उस जमीन से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा, यहाँ तक कि हिचकियां बंध गई। काश उसी वक्त तारा वहां आ जाती तो मैं उसके चरणों में सिर रखकर सदा के लिए सो जाता। मुझे ऐसा लग रहा था मानो तारा की पवित्र आत्मा मेरी दशा पर अश्रु बहा रही है। आज भी वह यहाँ जरूर आई होगी। शायद इसी जमीन पर लिपटकर उसने भी अपने दुख का इजहार किया होगा। उस भूमि से उसकी सुगंधित केशों की महक आ रही थी। मैंने जेब से रुमाल निकाला और वहां की धूल को इकट्ठा करने लगा। कुछ ही पलों में मैंने पूरी छत को साफ कर दिया और अपने अधूरे सपनों की इस राख को हाथ में लिए घंटों रोता रहा। यही मेरे प्रेम का पुरस्कार है, यही मेरी उपासना का फल है, यही मेरे जीवन की अनमोल निधि है। हाय री निराशा। नीचे विवाह के संस्कार हो रहे थे। ठीक आधी रात के वक्त वधू मंडप में आई। अब फेरे होने वाले थे। मैं छत के किनारे आकर उस हृदय विदारक दृश्य को देखने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े किए जा रहा है। यह अचरज था कि मेरी छाती क्यों नहीं फटी, मेरी आंखें क्यों नहीं निकल पड़ी। वह मंडप मेरे लिए एक चिता था जिसमें सब कुछ जल रहा था, जिस पर मेरे जीवन का हर अरमान टिका हुआ था। फेरे समाप्त होने के बाद मैं छत से उतरा। अब क्या बाकी था? चिता की राख भी समर्पित हो चुकी थी। दिल को थामे तड़पता हुआ मैं सीढ़ियों के द्वार तक पहुंचा, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद था। अब क्या करूं? उल्टे पांव वापस लौटा। अब तारा के आंगन से होकर गुजरने के अलावा कोई और मार्ग नहीं था। मैंने सोचा, इस भीड़ में कौन मुझे पहचानेगा, निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आंगन में पहुंचा, तारा की माँ की नजर मुझ पर पड़ गई। वे चौंक कर बोली, अरे कृष्णा बाबू, तुम कब आए? आओ मेरे कमरे में आओ। तुम्हारे चचा के डर से हमने तुम्हें न्योता नहीं भेजा। तारा सुबह विदा हो जाएगी, आओ उससे मिल लो, वह दिन भर से तुम्हें ही याद कर रही है। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में खींच ले गई। फिर पूछा, अपने घर से होते हुए आए हो ना? मैंने कहा, मेरा घर अब यहाँ कहाँ है? क्यों, तुम्हारे चचा क्या नहीं है? हाँ, ये चचा साहब का घर है। अब मेरा घर कहीं नहीं रहा। कभी आशा थी कि बनेगा, पर आपकी करतूतों ने उस सपने को भी ध्वस्त कर दिया। हमारा इसमें क्या दोष था भैया? आखिर लड़की का ब्याह तो कहीं न कहीं करना ही था। तुम्हारे चचा जी ने तो हमें मंधार में छोड़ दिया था, भगवान ने ही सहारा दिया। अभी स्टेशन से आ रहे हो क्या? तब तो शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा जहर ला दीजिए, यही मेरे लिए सबसे उपयुक्त औषधि होगी। वृद्धा विस्मय से मुझे देखने लगी। तारा से मेरा जो स्नेह था वह क्या जान पाती बेचारी। उसी विरक्ति के साथ मैंने कहा, जब आपने मुझे मिटा देने का निश्चय कर ही लिया है तो विलंब क्यों कर रही है? आपके इस विश्वासघात की अपेक्षा मुझे न थी। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। चचा और पिता की नजरों से गिरने के बाद शायद मैं आपकी नजरों में भी गिर गया। बुढ़िया ने मेरी ओर शिकायत भरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम हमें इतना स्वार्थी समझते हो बेटा? मैंने जले हुए मन से कहा, अब तक तो न समझता था, लेकिन हालात ने मुझे यह मानने पर विवश किया। मेरे खून का प्यासा दुश्मन भी मुझ पर इतना प्रहार न कर सकता। मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा। तुम्हारे चचाजी ने ही तो इनकार कर दिया। आपने मुझसे कुछ पूछा, कुछ कहा, मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। आपकी नजरें ऐसे मुड़ी मानो आप मन से यही चाहती थी। खैर, अब आपसे क्या शिकायत? तारा खुश रहे, मेरे लिए यही काफी है। तो बेटा, तुमने भी तो कुछ नहीं लिखा। अगर एक पुर्जा भी भेज दिया होता तो हमारा मन शांत हो जाता। हमें क्या पता था कि तारा को तुम इतना प्यार करते हो। हमसे गलती हुई, मगर तुमसे भी बड़ी गलती हुई। अब समझ में आया कि तारा क्यों रोज डाकिये को पूछती रहती थी। कल भी दिन भर डाक का इंतजार करती रही। तुम्हारा कोई खत नहीं आया तो निराश हो गई। बुला दूं उसे, मिलना चाहोगे? मैंने चारपाई से उठकर कहा, नहीं नहीं, उसे मत बुलाइए। अब मैं उसे नहीं देख सकता। उसे देख मैं न जाने क्या कर बैठूं। ये कहते हुए मैं चल पड़ा। तारा की माँ ने कई बार आवाज दी,
पर मैंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। ये है मेरी उस निराशा की कथा। 10 वर्ष बीत चुके हैं। इन वर्षों में जो कुछ सहा वह मैं ही जानता हूँ। कई दिन मुझे निराहार रहना पड़ा। फौज से भी तीसरे दिन निकाल दिया गया। अब भटकने के सिवा कोई काम नहीं रहा। कभी काम मिल भी गया तो मैं टिक नहीं पाता। जीवन एक पहाड़ सा हो गया है। किसी चीज में रुचि नहीं बची। आदमी की सूरत से दूर भागता हूँ। तारा अब खुश है। 3-4 साल पहले एक बार उसके घर गया था। उसके पति ने बहुत आग्रह किया था, मजबूरन गया। वह अब खिल चुकी है। तारा सामने आई। उसका पति भी वहीं बैठा था। मैं उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर सका। उसने मेरे पांव पकड़ लिए, पर मेरे होठों से एक भी शब्द न फूटा। अगर तारा की हालत बदतर होती, दुखी होती, जरूरतमंद होती, तो शायद मैं खुद को उसके लिए कुर्बान कर देता। लेकिन यह संपन्न, सुखी, खिले हुए रूप की तारा मेरी संवेदनाओं को स्पर्श करने के योग्य न थी। मेरे मन में एक कटु विचार आ गया। यह कैसा निर्दयी परिवर्तन, कितनी कठोरता। शाम ढलते हुए मैं उदास मन से बैठा, वहां आने का अफसोस कर रहा था। तभी तारा का पति मेरे पास आकर बैठा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबूजी, मुझे जानकर खेद हुआ कि तारा से मेरे विवाह की खबर ने आपको गहरा आघात पहुंचाया। तारा जैसी स्त्री शायद देवताओं को भी स्वार्थी बना दे, परंतु मैं आपको सच बताऊं, यदि मुझे पहले से पता होता कि आप उससे इतनी गहरी प्रीति रखते हैं, तो मैं कदापि आपके मार्ग का बाधक न बनता। दुख तो इस बात का है कि मुझे यह सब बहुत बाद में मालूम हुआ। तारा मुझे आपकी प्रेम गाथा सुना चुकी है। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तब तो मेरी सूरत से आपको घृणा होगी। उसने बड़े जोश से कहा, इसके विपरीत मैं आपके प्रति आभारी हूँ। आपने प्रेम का ऐसा पावन, उज्जवल आदर्श तारा के सामने रखा। वह आज भी आपको उतने ही आदर और प्यार से याद करती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब वह आपका जिक्र न करती हो। आपके प्रेम को वह अपने जीवन की सबसे अनमोल धरोहर मानती है। हो सकता है आपको लगता हो कि उन दिनों की याद उसे कष्ट देती होगी। बिल्कुल नहीं, वही उसके जीवन की सबसे मधुर स्मृतियां है। वह कहती है, मैंने अपने कृष्ण को तुम में पाया है। मेरे लिए यह एहसास ही पर्याप्त है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर धीमे से कहा, सेहना फिर आया है, लाओ, जो भी पैसे रखे हैं उसे दे दो ताकि मुक्ति मिल सके। मुन्नी उस वक्त झाड़ू लगा रही थी। बिना पलटे बोली, बस 3 रुपये है, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की कड़कती रात में हार में कैसे बिताओगे? उससे कह दो फसल आने पर चुकाएंगे। अभी नहीं। हल्कू कुछ क्षण खामोश खड़ा रहा। पूस की रातें सिर पर थी और बिना कंबल के हार में रात बिताना जैसे मौत को बुलावा देना था। लेकिन सहना न मानेगा, बातें सुनाएगा, गालियां देगा। चलो ठंड में ठिठुरेंगे, पर सिर से ये बला तो हटेगी। ये सोचते हुए वह अपने भारी शरीर को खींचता हुआ मुन्नी के पास गया और विनती भरे स्वर में बोला, दे दो, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई और रास्ता देखूंगा। मुन्नी उससे दूर हट गई और आंखें तरेर कर बोली, कर लो कोई और रास्ता, बताओ क्या उपाय है? क्या कोई मुफ्त में कंबल दे देगा? जाने कितनी बाकी है जो कभी चुकती ही नहीं। मैं कहती हूँ, खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर कर मेहनत करो, उपज हो तो बाकी चुकाओ। छुट्टी मिली क्या बस बाकी चुकाने के लिए ही पैदा हुए हैं हम? मजदूरी करो पेट पालने को। ऐसी खेती से तौबा करो। मैं पैसे नहीं दूंगी, बस। हल्कू निराश होकर बोला, तो क्या गाली सुनूं? मुन्नी तड़प कर बोली, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? परंतु यह कहते ही उसकी आंखों की कड़ी तनी हुई भौहें थोड़ी ढीली पड़ गई। हल्को की उस बात में जो नंगा सच था, वो जैसे एक भीषण जानवर की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। मुन्नी ने आले पर से रुपए निकाले और हल्को के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, इस बार के बाद खेती छोड़ देना। मजदूरी करोगे तो चैन से रोटी नसीब होगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। कैसी खेती है ये? कमाओ मेहनत से और उसी में झोंक दो। फिर भी सुनो उनकी बातें। हल्कू ने रुपये थामे और इस तरह बाहर चला मानो अपना दिल निकालकर किसी के सामने रख दिया हो। उसने मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वे अब किसी और के हो रहे थे। हर कदम के साथ
उसका सिर और झुकता जा रहा था। पूस की काली रात थी, आसमान के तारे भी जैसे ठिठुर रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों से बनी एक छतरी के नीचे बांस की चारपाई पर पुरानी चादर ओढ़े ठंड से कांप रहा था। उसके नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह छुपाए सर्दी में कराह रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने अपने घुटनों को गले से लगाते हुए कहा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है? मैंने तो कहा था घर में पुआल पर आराम से सोना। यहाँ क्या लेने आए थे? अब झेलो सर्दी, मैं क्या करूं? तुम तो ऐसे भागे चले आए जैसे यहाँ हलवा पूरी बंट रही हो। अब याद करो अपनी गलती। जबरा ने लापरवाही से दुम हिलाई और लंबी कूं कूं की, मानो कह रहा हो, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठिठुरते रहोगे। ये पछुआ हवा भी जैसे बर्फ का बवंडर लिए चली आ रही है। हल्कू ने सोचा, उठूं और एक चिलम और भरूं, किसी तरह ये रात कटे। 8 चिलम तो पहले ही पी चुका हूं। ये है खेती का आनंद। उधर देखो, भगवान ऐसे बैठे हैं कि ठंड उनसे उल्टे डर के मारे भाग जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ और कंबल। हमारे नसीब में मेहनत और उनके हिस्से मजा। हल्कू उठकर गड्ढी में से कुछ आग निकाली और चिलम भरी। जबरा भी उसके साथ बैठ गया। हल्कू ने चिलम का कश लेते हुए कहा, पिएगा चिलम? ठंड तो इससे नहीं जाएगी, पर मन कुछ बदल जाएगा। जबरा ने हल्कू की ओर भावुक निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज ठंड सह ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में दुबक कर बैठना, तब ठंड नहीं लगेगी। जबरा ने अपने पंजे हल्कू की घुटनों पर रख दिए और मुंह पास लाकर उसकी गर्म सांसें हल्कू के चेहरे को छूने लगी। हल्कू ने चिलम खत्म करके फिर लेटने की ठानी कि अब चाहे कुछ हो, सो ही जाऊंगा। पर एक पल में ही उसके शरीर में कंपकंपी होने लगी। करवट बदलता रहा, पर ठंड जैसे उसकी छाती पर पिशाच बनकर बैठी हुई थी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। जबरा की देह से हल्की सी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाकर हल्कू को ऐसा सुख मिल रहा था जो उसे महीनों से नहीं मिला था। जबरा को भी शायद ऐसा लगा कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की निश्चल आत्मा में उसके प्रति कोई घृणा नहीं थी, मानो वो अपने किसी घनिष्ठ मित्र या भाई को गले लगा रहा हो। हल्कू अपने हालात से न रुष्ट था और न दुखी, बल्कि इस आत्मीयता ने जैसे उसकी आत्मा के हर कोने को जगमगा दिया था। तभी जबरा ने अचानक किसी जानवर की आहट सुनी। इस गहरी दोस्ती ने उसमें एक नई चेतना ला दी थी, जिसने ठंडी हवा के थपेरों को जैसे अनदेखा कर दिया। जबरा फुर्ती से उठा और छपरी के बाहर आकर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार प्यार से पुकारा, लेकिन वह पास नहीं आया। वह चारों ओर घूम घूम कर भौंकता रहा, जैसे अपने फर्ज को पूरा कर रहा हो। कभी हल्के से पास आता, फिर तुरंत वापस दौड़ पड़ता। समय धीरे धीरे खिसकता गया और एक और घंटा बीत गया। रात की ठंडी हवा अब और भी तीखी हो चली थी। हल्कू ने ठंड से कांपते हुए अपने घुटनों को सीने से चिपका लिया, सिर को झुका लिया, पर ठंड जैसे चुभती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून जम गया हो, नसों में जैसे खून की जगह बर्फ बह रही हो। हल्कू ने आसमान की ओर देखा। रात का कितना हिस्सा अभी बाकी है? सप्तर्षि अभी आधे भी नहीं चढ़े थे। लगता है सुबह होने में अभी बहुत देर है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूरी पर आम का एक बाग था, जिसमें पतझड़ के कारण पत्तियों का ढेर जमा हो गया था। हल्कू ने सोचा, क्यों ना वहां जाकर पत्तियां इकट्ठा करूं और आग जलाकर शरीर को गर्म कर लूं। रात में कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कि कोई भूत है। ये सोचकर उसने पास के अरहर के खेत से कुछ पौधे उखाड़े, उनका एक झाड़ू बनाया और जलता हुआ उपला हाथ में लिए बगीचे की तरफ बढ़ गया। जबरा ने उसे आते देखा तो वह पास आकर अपनी दुम हिलाने लगा। हल्कू ने हंसते हुए कहा, अब और नहीं सहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरे, अच्छी तरह गर्म हो जाएंगे, फिर वापस आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं कूं करते हुए सहमति जताई और हल्कू के साथ बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में घना अंधेरा छाया हुआ था और तेज हवा पत्तों को कुचलती हुई सरसराते हुए आगे बढ़ रही थी। पैरों से ओस की बूंदें टप टप गिर रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू से भरा हल्कू के पास आया। हल्कू ने जबरा से कहा, वाह कैसी बढ़िया महक है जबरू,
तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। जबरा को जमीन पर कहीं एक हड्डी पड़ी मिल गई थी और वह उसे बड़े चाव से चबाने लगा। हल्कू ने आग जमीन पर रखी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी ही देर में उसने पत्तियों का ढेर बना लिया। ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, नंगे पैर अकड़ रहे थे, पर हल्कू पत्तियों का पहाड़ खड़ा करता जा रहा था। अब इस अलाव में वह पूरी ठंड को जलाकर राख बना देगा। कुछ ही देर में अलाव पूरी तरह जल उठा। उसकी लपटें ऊपर वाले पेड़ की पत्तियों को छू छू कर ऊपर भाग रही थी। उस अस्थिर रोशनी में बगीचे के बड़े बड़े पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे वे उस घने अंधकार को अपनी शाखाओं पर थामे खड़े हों। अंधियारे की उस अथाह समंदर में यह छोटी सी लौ किसी नाव की तरह हिलती डुलती सी लग रही थी। हल्कू अलाव के पास बैठा उस गर्मी का आनंद ले रहा था। एक पल में उसने अपनी चादर उतारी और उसे बगल में दबाकर दोनों पैर फैला दिए, जैसे ठंड को चुनौती दे रहा हो। जो करना हो कर ले। ठंड पर विजय पाकर उसके चेहरे पर गर्व छलकने लगा। हल्कू ने जबरा की तरफ देखा और बोला, क्यों जबरू, अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? जबरा ने हल्की सी कू कू की आवाज में जैसे हामी भर दी, मानो कह रहा हो, अब तो ठंड की बात ही मत करो। हल्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले यह तरकीब क्यों नहीं आई? इतनी ठंड क्यों झेलते रहे? जबरा ने खुशी में पूंछ हिलाई। हल्कू ने उसकी तरफ देखकर कहा, चलो इस अलाव को कूद कर पार करें, देखूं तुम कूद पाते हो कि नहीं। अगर जल गए तो मुझसे दवा दारू मत मांगना। जबरा ने जलते अलाव की तरफ भयभीत नजरों से देखा। हल्कू हंसते हुए बोला, देख मुन्नी से कल ये बात मत कह देना, नहीं तो फिर लड़ाई होगी। ये कहकर हल्कू उछला और अलाव को पार कर गया। उसके पैरों में हल्की सी आंच लगी, मगर वह परवाह किए बिना मुस्कुराया। जबरा ने अलाव के चारों ओर घूमकर हल्कू के पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने उसे फिर उकसाया, अब तुम्हारी बारी है, ऊपर से कूदो। हल्कू फिर से कूदा और इस बार भी अलाव के इस पार सुरक्षित उतर गया। पत्तियां अब पूरी तरह जल चुकी थी और चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया था। राख के नीचे थोड़ी सी आग बाकी थी, जो कभी कभी हवा के झोंके से चमक उठती थी, फिर धीरे धीरे बुझ जाती थी। हल्कू ने फिर से चादर ओढ़ी और गरम राख के पास बैठकर एक गीत गुनगुनाने लगा। शरीर में गर्मी लौट आई थी, मगर ठंड की तीव्रता के साथ उसे नींद दबोचने लगी। तभी जबरा जोर से भौंकता हुआ खेत की तरफ दौड़ा। हल्कू को आभास हुआ कि शायद खेत में जानवरों का कोई झुंड घुस आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसकी कानों में उनके भागने दौड़ने की हल्की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। उसने ध्यान से सुना, मानो वे खेत में चर रहे हो। उनके खाने की चरचर आवाज साफ सुनाई देने लगी। हल्कू ने खुद से कहा, नहीं, जबरा के रहते हुए कोई जानवर खेत में घुस ही नहीं सकता। अगर आया होगा तो जबरा उसे नोच खसोट डालेगा। मुझे सिर्फ वहम हो रहा है। देखो, अब तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कैसे बेवजह मुझे शक हो गया। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, ओ जबरा। लेकिन जबरा खेत की तरफ भौंकता रहा। वह पास नहीं आया। फिर से हल्कू को अपने खेत के चरने की आवाज सुनाई दी। अब वह खुद को दिलासा नहीं दे पा रहा था। उसे अपनी जगह से हिलना जहरीला लग रहा था। इस हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में खेत में जाकर जानवरों को भगाना उसे बेहद कठिन लगा। वह अपनी जगह पर चुपचाप जकड़ा बैठा रहा। उसने जोर से पुकारा, हिलो, हिलो, हिलो। और जबरा फिर जोर से भौंक उठा, लेकिन जानवर फिर भी खेत में मस्ती से चरते रहे। फसल तैयार खड़ी थी, कितनी मेहनत से उपजाया हुआ खेत, पर ये बेरहम जानवर उसे उजाड़े जा रहे थे। हिम्मत जुटाकर हल्कू उठा और 2-3 कदम बढ़ाया ही था कि ठंडी हवा का एक ऐसा तीखा झोंका लगा, मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ठिठक कर वह फिर से अलाव के पास लौट आया और बुझती आग की राख को कुरेद कर अपने ठंडे शरीर को गरमाने लगा। जबरा तो पूरे जोर से चिल्ला चिल्ला कर भूख रहा था और खेत में नील गाय आराम से उसकी फसल रौंद रही थी। लेकिन हल्कू शांत मन से वहीं बैठा रहा, जैसे कोई रस्सियों से उसे बांध कर जकड़ दिया हो। धीरे धीरे उसने वहीं राख के पास चादर ओढ़ी और जमीन पर लेट गया। नींद ने उसे घेर लिया। सुबह उसकी आंख खुली तो चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली थी। मुन्नी पास खड़ी थी और नाराज होकर बोली, क्या आज सोते ही रहोगे? यहाँ आराम से पड़े हो और उधर सारा खेत बर्बाद हो गया। हल्कू ने आलस से पूछा, तो खेत से आ रही है क्या?
मुन्नी ने गुस्से में कहा, हाँ, सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई ऐसे भी सोता है भला? यह मंडैया लगाकर रखने से क्या फायदा? हल्कू ने बहाना बनाया, अरे मैं तो मरते मरते बचा। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि क्या बताऊं। और तुझे अपने खेत की पड़ी है। इसके बाद दोनों खेत के किनारे पहुंचे। चारों तरफ नजर डाली तो देखा कि खेत का बुरा हाल हो चुका था। हर कोना रौंदा हुआ था। जबरा मंडैया के नीचे लाचार सा लेटा था, मानो उसके प्राण ही न बचे हो। मुन्नी के चेहरे पर उदासी की छाया थी, पर हल्कू के चेहरे पर अजीब सी संतोष की मुस्कान थी। मुन्नी ने चिंता से कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी चुकानी पड़ेगी। हल्कू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, कम से कम अब रात में यहाँ ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा।